आज हम लोग बैठे हुए हैं, जनता खबर की टीम बैठी हुई है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महासभा में, जहां पर माननीय पीसी पुरी साहब बैठे हुए हैं, इंजीनियर साहब आ गए हैं, मोहम्मद वलीउल्लाह साहब कौशाम्बी से। तो हम लोग आज वार्ता करना चाह रहे हैं, जो चर्चा का विषय रहेगा कि लोगों को भागीदारी कैसे मिले। क्योंकि भागीदारी का सवाल इसलिए जो है इस समय प्रासंगिक हो गया है कि एक तरफ बिहार में जाति गणना हो रही है, तो जाति गणना हो रही, जाति हिस्सेदारी की बात नहीं हो रही है, जाति गणना हो रही है। दूसरी तरफ किसी चौपाई को लेकर के जो है चल रहा है वो शूद्र गंवार ढोल पसनारी, इस तरीके से। तो अब ये है कि लेकिन हिस्सेदारी कैसे मिले, लोगों को शिक्षा कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, चिकित्सा कैसे मिले, सुरक्षा कैसे मिले, न्याय कैसे मिले, इन मुद्दों पर ना तो ये जातिवादी ताकतें बोल रही हैं, न तथाकथित धर्मवादी ताकतें बोल रही हैं। जातिवादी माने वह ताकतें जो जाति के नाम पर गोलबंदी तो करती हैं, वोट लेती हैं, नोट लेती हैं, लेकिन खुद जो है बड़ी बड़ी कोठरियों में रहने लगते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लेते हैं, हवाई जहाजों से उड़ने लगते हैं, और मौके में ये भी कि हम शूद्र हैं। लेकिन जो लोग जो है जिन्होंने कहा शूद्र हैं, तो वो 5 साल के मुख्यमंत्री, उनके पिताजी 3 बार के मुख्यमंत्री, तो वो हो गए शूद्र। और बाकी इंद्र प्रकाश बौद्ध जैसे लोग जिनके परिवार में कोई भी आज तक ग्राम प्रधान या पंच तक नहीं बन पाया आजादी के इतने साल के बाद भी, तो वो क्या होगा, वो कौन सा कहलाएगा। इसी प्रकार से सवाल पूरी व्यवस्था का है। तो हम चाहेंगे कि माननीय पीसी पुरी साहब कुछ प्रकाश डालें कि लोगों को भागीदारी कैसे मिले। असली मुद्दा भागीदारी का है, जबकि ये सब भागीदारी को जो है छुपा सा रहे हैं, और हमको लग रहा है कि ये दोनों पक्ष, जातिवादी ताकतें, धर्मवादी ताकतें एक ही है। अब आप बोलिए सर। देखिए, देश में एक विचारधारा चल रही, विचारधारा कई तरीके से जी, और वो सभी विचारधाराएं मानव के खिलाफ जी, चाहे वो सेकुलर की विचारधारा हो जी, चाहे वो मानवता की विचारधारा हो जी, चाहे इस देश के मानव विरोधी विचारधारा हो, आरएसएस की विचारधारा हो जी, या हिंदुत्व की विचारधारा हो जी, या ब्राह्मणत्व की विचारधारा हो जी, तो ये विचारधारा जो है इस तरह ऐसी हो गई है कि एक दूसरे की गमंजस हो गई है, एक दूसरे से इतना मेल खा रही है कि इस देश का जिसने जातियों को बनाया था, जी, जैसा कि अभी आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत ने बात करी जी, कि इस देश के भगवान ने कोई जातियां नहीं बनाई जी, ये भेदभाव भगवान ने पैदा नहीं किया जी, ये भेदभाव इस देश के जो चालाक है, होशियार है, जिसे पंडित कहते हैं, उन लोगों ने बनाया है। जी, तो इस पर भी बहुत बड़ा घमंजस चल रहा है, बहुत बड़ी बात हो रही है, लेकिन ये किस तरह से उन्होंने ऐसा कहा है, क्योंकि वो इसके समर्थक हैं जातियों के, और विचारधारा में जो मानव विरोधी विचारधारा इसके वो समर्थक है, उसी पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कौन सी ऐसी साजिश नहीं लाना चाहते हैं जिससे कि उन्होंने बात कही। और दूसरी तरफ इसके विरोध में विचारधारा तो चल रही है, लेकिन वो विचारधारा इसलिए चल रही है क्योंकि उनकी विचारधारा जो चल रही है वो आपको अधिकार से, हक से बाहर रखने के लिए। क्योंकि इस देश में आप कहीं भी किसी भी स्तर पर देख लें कि उनका जो सवर्ण या जो है ब्राह्मण, सवर्ण का माने मतलब वो सब एक साथ हो जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण एक उनमें से सुपर होता है, इसलिए वो ब्राह्मण सबसे अलग रहता है। तो वो हमेशा जो है श्रेष्ठता का आधार है उनके पास, वो श्रेष्ठ रहे। अब जो ये विचारधारा कभी इन लोगों ने या पूर्व में ये जो जातियां बनी थी, तो वो जातियां हमें भी लगता है कि काम के आधार पर बनी थी, और काम के आधार पर चूंकि उन्होंने इस देश को जीता था या मतलब लूटा था या जीता था, दोनों चीजें हैं। तो उन्होंने यहाँ के रहने वाले मूल निवासियों को उनको अलग करना था, कमजोर करना था कि वो चूंकि लूटे हुए थे, उनका जमीन जायदाद भी लूटा था, उनका धन संपत्ति भी लूटा, उनको स्वाभिमान भी लूटा, हर चीज उनकी लूटी और उनको अलग अलग किया। तो उसको कैसे बनाए रखा जाए उस स्तर पर, तो वो ये काम कर रहे हैं। वो उन्होंने इनको जातियों के आधार पर बांटा, लेकिन उस समय उसको कर्म का आधार दिया, क्योंकि ऐसे नहीं कर सकते थे। तो अब इनको उस कर्म के आधार पर दिया, तो इनको उस कर्म में ले आए और अपने वो कर्म की बात करते रहे। तो अपने को जो है, जो उस जाति में पैदा हुआ है, तो उसको उसी का समझ लिया, उसी पर जो है उनका अडिग विचारधारा रही कि वो श्रेष्ठ है। और इधर
जिसे सूत्र कहते हो जी। या अछूत कहते हो, जी, जी। इनकी विचारधारा उसी के प्रतिक्रिया के आधार पर हो गई कि ये अपने को उसमें श्रेष्ठ मानने लगे कि नहीं, हम इस जात के हैं तो हम सबसे बड़े श्रेष्ठ हैं। लेकिन उससे मुकाबला करने का नहीं कि हमें जो अधिकार से हमें छीना जा रहा, अधिकार से अलग किया जा रहा है, तो उसे हमें लेने का काम करें। जिस दिन आप अधिकार में शामिल हो जाते हैं तो फिर इस देश में कर्म के आधार पर ही जातियां भी रहती हैं। फिर उसमें जो पंडित वही होता कि जो विद्वान है, जो इस देश में पंडित वाला काम कर रहा है, मतलब श्रेष्ठता वाला काम कर रहा है, वो किसी भी जाति का हो सकता था, वो बनता। तो लेकिन उसे स्वीकारता इसलिए नहीं मिली कि उन्हें हक से बाहर कर दिया और वो उसी में संतोष किया और उसी में अपनी जगह ढूंढने लगा, अपने को श्रेष्ठ बनाने का काम करने लगा। इसलिए ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब वो समस्या आज तक खत्म नहीं हो रही। बाबा साहब ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, पहले महापुरुषों ने संघर्ष किया, चाहे ज्योतिराव फुले हो, चाहे साहू जी महाराज हो, चाहे देश में तमाम महापुरुष ऐसे हुए हैं, चाहे पेरियार रामास्वामी नायकर हो, चाहे लखन सिंह यादव जी हो, चाहे रामस्वरूप वर्मा जी हो, चाहे जगदेव सिंह कुशवाहा हो, कोई भी रहा हो महापुरुष, लेकिन उन्होंने संघर्ष तो किया, लेकिन उसकी गंभीरता को नहीं समझे कि अगर इस समाज को हम हक में जोड़ दें, बराबरी की बात कर दें, तो फिर ये जातियां अपने आप से या तो खत्म हो जाएंगी या तो फिर ये कर्म के आधार पर होगी। फिर बावन भी जो है अछूत बन सकता है, वाल्मीकि बन सकता है। जैसे कि आज वो सफाई का काम करने लगा है नौकरी के लिए, लेकिन वो बना हुआ पंडित आज भी वो अपने सम्मान को नहीं ढूंढ छोड़ रहा है ना, क्योंकि आप छुड़वा नहीं रहे हो ना। सवाल यह है कि आप सम्मान ले लो। अगर आप उस तरह से अगर हिस्सेदारी हकदारी मिल जाए तो फिर सम्मान बरकरार हो जाएगा। और वही पर अभी काम नहीं कर, जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं हम ये PhD है, हम ये डिग्री ले लिया तो हमें क्यों नहीं सफल माना जाता, हमें क्यों नहीं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल आपको हिस्सेदारी से अलग करके आज उसी हिस्सेदारी से अलग करते हुए वो काम कर रहा है। आज पूरे देश में जो उनका गवर्नमेंट शासित जो वर्क थे, कार्य थे, तो उन विभागों को खत्म कर रहे हैं और जो प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। अरे आप किसी भी जगह जाओ, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, लेकिन आपकी अगर भागीदारी की सही लड़ाई लड़ोगे तो भागीदारी हर स्तर पर हो। इस देश में भागीदारी केवल लेने वाली नहीं, भागीदारी काम करने वाली, अपने उत्तरदायित्व वाली। जैसे कोई काम हो रहा है उसमें भागीदारी, उस उद्योग में हमारी भागीदारी। जिस दिन आपकी उद्योग में भागीदारी हो गई, यहाँ के स्ट्रक्चर में अगर भागीदारी हो गई, तो फिर आपकी भागीदारी आपको जो फल परिणाम है उसमें भी मिल जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। ये जो शिक्षा है, शिक्षा की भागीदारी, शिक्षा में हर बच्चे को, वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो, सबको शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए और ये सस्ती शिक्षा होनी चाहिए। कॉन्वेंट नहीं, ये एक नेशनल प्रोग्राम होना चाहिए, राष्ट्रीय प्रोग्राम होना चाहिए शिक्षा का, और ये सबके लिए शिक्षा होना चाहिए एक समय। दूसरी बात, जो काम का है तो उसके मानक बना दिए जाए, न्यूनतम और उच्चतम। तो मानक में जो हर व्यक्ति को एक मानक पर कि नहीं, अगर वो 15,000 का जैसे मानक इन्होंने रखा है नीचे का, तो 15,000 रुपए के मासिक का उसको हर व्यक्ति को काम मिलना चाहिए। और जिसे काम नहीं मिल पा रहा है तो उसे काम के संसाधन खुद तलाश करें और खुद जो है उनको देने का काम करें, उसे काम लेने का काम करें, और या तो फिर उसको संसाधन देने का काम करो। अगर काम नहीं दे पा रहे हो तो वो खुद काम कर लेगा। संसाधन का मतलब ये है कि आप अनुदान देने की बात तो करते हो वोट लेने के लिए, फिर 15 लाख की बात उसके खाते में डालने की बात करते हो, लेकिन 15 लाख नहीं डालते हो और ये डाला भी नहीं जा सकता। तो उसको आप बिना ब्याज के आप 1 लाख से 15 लाख तक उसको संसाधन के रूप, जिसका जैसा काम है उसको इस हिसाब से उसको बिना ब्याज के दिया जाना सुनिश्चित होना चाहिए। और ये सुनिश्चित हमें सबको मिलकर कराना होगा, कोई करेगा नहीं, कोई देगा नहीं। तो यही भागीदारी की लड़ाई है, जो हमारी भागीदारी की लड़ाई है, जो हमने इसको शुरुआत किया था 2011 से। तो वो ये है भागीदारी की शब्द का लोग उपयोग कर रहे हैं। आज वो भी भागीदारी की बात कर रहे हैं, जो इस देश के लोगों के अधिकार छीनने में लगे हुए, वो भी भागीदारी की बात कर रहे हैं। और जो हमारे लोग हैं वो भी उसी तरह से भागीदारी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन भागीदारी कैसे लागू होगी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, नागरिकता की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें आप प्रूव कर सकते हो, आप दे सकते हो। जैसे इस देश में नागरिकता आप स्वयं लागू कर सकते हो, क्योंकि उसके मानक हैं। इस देश में जो रहता है उसके आंकड़े आपको लाना पड़ेगा। आपके बाबा परबाबा जब यहाँ रहते थे तो फिर उसके आप आंकड़े क्यों नहीं देने के लिए तैयार होते हो? आप उसके अपना खुद बनाइए ना बायोग्राफी, जब बनाकर डालिए, कंप्राइज करिए, एक जगह इकट्ठा करिए, इसके बाद उस पर हमारी जंग हो। क्योंकि जो नहीं इस चीज को मानेगा वो देशद्रोही,
वो देश विरोधी है। आपको तैयार करिए ना फार्मूला, आप जो उनके फार्मूले पर लड़ रहे हो उसका जवाब दे रहे हो। आपके फार्मूले क्या? इस देश में अगर 52 की उसकी आबादी थी तो 52% उसकी भागीदारी होनी चाहिए, हमें जातिगत जनगणना हो या ना हो। जातिगत जनगणना जब सरकार में हम आएंगे तब करेंगे ना, लेकिन आज अगर सरकार में हम नहीं आते हैं तो फिर उनका हक कैसे मिलेगा? तो हमारी आवाज लोगों तक जानी चाहिए कि आपका 52% आबादी, आपकी 52% हर व्यक्ति की भागीदारी होगी उसमें। 52% केवल उसके नाम से नहीं हो, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, इससे हमारा कोई सवाल नहीं। वो इस देश का रहने वाला है, इसलिए उसकी भागीदारी सुनिश्चित हमें करना है। ये हमारा सबका हक बनता है, क्योंकि हम इस देश के हिस्सेदार हैं। हम कोई उसके अधीन नहीं है कि वो राजा के अधीन हम नहीं है। ये देश हमारा है, हम तो प्रतिनिधि के रूप में बनाता हूं उसको, वो उसको शासन करने का मौका देता हूं। तो फिर हमें सबको मिलकर अपने अधिकार लेने होंगे और अपने अधिकार को सुनिश्चित कराना होगा। जिस दिन ऐसा हम कर लेंगे उस इस देश में ये तमाम तरह के जो स्थितियां पैदा की जाती है, जैसे अभी जो ढोल कमार सूत्र पर सुनारी की बात आई, तो ये जो तमाम तरह के जो चौपाइयां हैं इसका जो व्याख्यान हो रहा है और इस पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, हिंसा की तरफ खड़े हैं। वो कहता है कि अगर ये कहोगे, ये व्याख्या करोगे तो हम तुम्हारा गर्दन काट लेंगे, हम जो है आपका हाथ काट लेंगे, आपका जीभ काट लेंगे। तो सवाल ये है कि इस देश का जो शासन सत्ता है वह जब इस देश के लोगों के वोट से गई है तो लोगों का संरक्षण भी करना उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो उनके खिलाफ आवाज उठना चाहिए कि उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसे जेल में होना चाहिए जो गर्दन काटने की बात कर रहा है। क्योंकि ये तर्क से होगा, अगर ये चौपाई सही है तो उस पर तर्क होने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। विद्वता तो तब होती है कि भाई ये गलत सही का नतीजा तो निकले। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने गलत कहा है तो गलत साबित करो ना। दूसरी बात, अगर ऐसा नहीं करते हो तो फिर देश में हिंसा का दौर आएगा। एक आप देख चुके हो हिंसा का दौर, जो आप पीछे एक अछूत बनाया, अछूत ही नहीं बनाया, उनके पीछे झाड़ू आके मटकी बांधी थी और उन्होंने इस पर युद्ध किया और 28,000 पेशवाओं को नेस्तनाबूद किया और उस दिन 1 जनवरी 1818 में शौर्य दिवस का रूप लिया और शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं तो तुमको अच्छा नहीं लगता है, तो फिर आप उनके साथ भेदभाव क्यों करते हो? ये देश जब उनका है तो फिर आप सबको मिलाकर चलिए, सबके साथ चलिए, तो भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। अन्यथा जो इस देश का है, मूल निवासी है, उसका लिए दूसरा तो कोई स्थान नहीं, न दूसरी जगह जा सकता है। इसमें वो कन्वर्ट किया है, धर्म परिवर्तन किया है, तो आपका धर्म लोगों को भेदभाव डालता है, इसलिए लोगों ने इसको छोड़ा है और दूसरे धर्मों पे गए। तो वो उनका ये जो है बराबरी के लिए काम चल रहा है, तो फिर बराबरी की बात होनी चाहिए। अगर गैर बराबरी रहेगी तो फिर आप केवल बोलते रहोगे और करोगे नहीं, स्ट्रक्चर पर नहीं लाओगे, तो फिर देश में हिंसा होगी, इसलिए कोई रोक नहीं पाएगा। तो इसलिए हम सबको जो संघर्ष कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, उन्हें भी इस बात पर सोचना होगा कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, और जो समर्थ समाज है उसको भी इस बात का और इसका खामियाजा भुगतना होगा कि हम हिंसा को रोके, उनके अधिकार उनको दे दें। अन्यथा इस देश में हिंसा होगी तो अगर 28,000 पेशवा खत्म हो सकते हैं तो फिर अब क्या होगा इसके बारे में हम लोग कोई बयान नहीं दे सकता हूँ, लेकिन एक ये हिंसा का दौर आने का है, इसलिए इस हिंसा को हमें सबको मिलकर रोकना होगा, क्योंकि यह सबके लिए घातक होगा। मैं इसी बात को यही रोकता हूँ कि हम सब मिलकर इस देश को चलाने का जो काम कर रहे हैं और जो इस देश में हम लोग भाईचारा काम करने का काम करें, तभी यह देश मजबूत हो सकता है। तभी हम सबका ये विश्व स्तर पर जो विश्व गुरु का नाम था के लिए जो है खिताब मिला था, तो विश्व गुरु की स्थिति पर फिर पहुंचेंगे। धन्यवाद साथियों, जय। मैं जो समझ पा रहा हूँ कि इस देश में दो वर्ग माने दो जातियां, एक ब्राह्मण दूसरा यादव। तो हिस्सा लेने की बात जो है तो ब्राह्मण समाज ये समझ रहा है कि भाई दूसरे को हिस्सा देने की क्या जरूरत, क्योंकि जब को उसको लगता है कि ये दूसरी बिरादरियां जो है वो संघर्ष के लिए नहीं तैयार हो सकती है, वो हमारा संघर्ष नहीं कर सकती है, तो उनको उपेक्षित कर देना। जैसे लखनऊ का नाम बदलने का नाम आ गया, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण भवन ये जो बना हुआ है विधानसभा के सामने लोक भवन, तो इसमें मूर्ति लगाना था लोकनायक जयप्रकाश नारायण की और उसमें मूर्ति लग गई पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की।
तो मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर बनवाया संगीत नाटक अकादमी के आगे गोमती नगर में। तो वहां पर किरण सिन्हा जी को बुलाया, किरण सिन्हा जी ने देखा तो उन्होंने मुलायम सिंह जी से कहा कि ये आपने तो किनारे कर दिया, तो थोड़ा मिड में होता, हजरतगंज में होता, विधानसभा के आसपास होता। तो मुलायम सिंह ने कहा कि नहीं ठीक है, बिल्कुल हम विधानसभा के सामने ही ये दूसरा जो बनवाएंगे कुछ, वो तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर बनवाएंगे। अब लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री 12 में बनते हैं, फिर मुलायम सिंह पहल करते हैं, लोक भवन बनकर तैयार होता है। अखिलेश यादव की अब वो क्या कहा जाए कि वो मेट्रो का भी उद्घाटन नहीं किया, मतलब तमाम जितनी जो योजनाएं थी उनका उद्घाटन नहीं किया, इस इंतजार में कि 17 का चुनाव जीतने के बाद हम ये उद्घाटन करेंगे और ये सब करेंगे, लोक भवन में 17 का चुनाव जीतने के बाद मूर्ति लगाएंगे। तो इस तरीके से उनसे गलती हो गई। तो अब जो सबसे बड़ी बात है कि सब जातियों को, सबको हिस्सेदारी कैसे मिले, भागीदारी कैसे मिले, तो ये जो है वलीउल्लाह साहब से समझेंगे। खास तौर से ये बात कि ब्राह्मण समाज को भागीदारी मिल रही, नाम तो हो रहा है ब्राह्मण ठाकुर बनिया, लेकिन ठाकुर और बनिया को बहुत भूमिका में नहीं आ रहा है। वो मुख्य तो भाजपा का माल सारा जो है ब्राह्मण खा रहा है यूपी बिहार में मुख्यतः। और वही बात जो है दूसरे लोग जैसे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुख्य भूमिका में यादव आ रहा है यूपी बिहार में। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी इतना बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देख सकते। वही आरजेडी में है कि उपेंद्र कुशवाहा चाहे जितने योग्य हो, प्रतिभाशाली हो, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का सपना उपेंद्र कुशवाहा नहीं देख सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री बनने का सपना देखेंगे तो फिर बुरी बात है, जैसा ब्राह्मणवाद कहता है वही यादववाद ने कह दिया। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी ने कहा कि देखो जब मैं मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में आई तो किस प्रकार से दलितों का दलन किया गया, वो स्टेट गेस्ट हाउस कांड याद कर लेना चाहिए। तो आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जब एक समय एमएलसी बनाए गए मुलायम सिंह के द्वारा, 32 में से 16 यादव बना दिए गए। तो ब्राह्मणवाद यादववाद दो ऐसा गुमराह कर रहा है कि लोगों को शिक्षा, चिकित्सा अधिकार। तो आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लोग कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री के का चेहरा घोषित कर दिया जाता तो सरकार बन जाती, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, भले सरकार बने। स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे कोई भागीदारी नहीं देना है, बड़ी भूमिका, बड़ी भागीदारी, और वो जो है भाजपा भी नहीं देने के लिए तैयार, सपा भी नहीं देने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार से एक बड़ी चुनौती हो गई, और खास तौर से मुस्लिम समाज के लिए जिसकी सबसे ज्यादा भागीदारी है और जिसकी संख्या में भी भागीदारी है, देश को आजाद कराने में भागीदारी और वोट देने में सबसे बढ़ चढ़ करके जो भागीदारी करते हैं, उसकी संख्या का कुछ पता नहीं चल रहा। तो हम साहब आपसे जानेंगे कि कैसे सबको शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा मिले, कैसे सम्मान मिले और साथ में जो है संख्या के आधार पर भागीदारी मिले। कुछ हम लोगों को संख्या के आधार पे भागीदारी तो मिलनी चाहिए लोकतंत्र में। लोकतंत्र का मतलब ही होता है, बल्कि लोकतंत्र में जो जनता है वो सर्वशक्तिमान मानी जाती है कि सारी शक्ति का केंद्र जनता होती है जी। और हमारा ये भी है कि लोकतंत्र में जनता का हाथ सरकार की गर्दन पे होना चाहिए, सर पे नहीं। जो आजकल सर पे है, जो जनता है वो जिसको चुनती है उनके सर पे हाथ रखती है, उसका हमेशा उसकी गर्दन पे हाथ होना चाहिए ताकि उसका डर बना रहे हर वक्त सरकार पे, जनता का। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये बात आ रही है जो अभी आप कई चीजें आ गई उसमें, भागीदारी की भी, जाति जनगणना की भी, और ब्राह्मणवाद की, और ये रामचरितमानस की। तो एक इस पे हम आपको बता दें कि इस वक्त जो दौर जो चल रहा है वो मोदी काल जो चल रहा है, जिसको अमृत काल कह रहे हैं। तो इसमें मुगल काल के जो कृतियां हैं उन पे भी काल चल रहा है कि मुगल काल में जो चीज बनी है, जो चीज लिखी गई है, उनको उठाने हटाने की मांग चल रही है। उसी में रामचरितमानस भी है, क्योंकि ये भी मुगल काल में लिखी गई है। जैसे मुगल गार्डन तो खैर उस वक्त का नहीं है, लेकिन कुछ से जुड़ा हुआ था। और जो नाम है वो जो भी बदल रहे हैं कि साहब ये नाम बदल जाए, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो जाए, यहाँ वहाँ का जो कहीं ना कहीं मुगलों से जुड़ा है तो वो उसको बदल रहे हैं। इसी में क्रम में हम वो हवा जो बह चली तो उसमें रामचरितमानस भी चूंकि मुगल काल में लिखी गई तो उसके खिलाफ भी, हालांकि ये नहीं चाह रहे थे, लेकिन जो हवा चली रही है वो भी हवा बह चली कि वो किसान कि वो मुगल काल का ये लिखा हुआ है रामचरितमानस, इसको भी बदला जाए। लेकिन हमें नहीं लग रहा कि मुगल काल की किस चीज को बदलेंगे। अभी सनातन तो कह रहे हैं, हिम्मत करके लोग लिखने भी लगे हैं, लेकिन हिंदू शब्द को कब त्याग पाएंगे हमारे अभी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वो कोई हिंदू भी कहता है, कभी सनातन भी कहता है अपने को। हमने तो फिर एमएलसी का वो भी देख रहे थे, वो साहब अपने धर्म में सनातन लिखे। तो अब अंदर ये चल रही है कि सब हिंदू कह तो रहे हैं कि साहब ये तो अंग्रेजों मुगलों का है या मुसलमानों का दिया हुआ नाम है,
और लेकिन वो क्योंकि सामने ब्रांड तो वही चल रहा है, तो सनातन तो कह रहे हैं कि हाँ सनातन बोलिए, सनातन धर्म या जो भी उसको कहिए। सनातन तो वैसे कोई धर्म नहीं होता, सनातन का तो मतलब होता है पुरानी एक चीज चली आ रही है, उसमें सभी आते हैं, ब्राह्मण या आपका बौद्ध जैन, ये भी सनातन संस्कृत के या जो भी यहाँ की है, तो धर्म नहीं है। लेकिन जो भी धर्म है, हम देखिए धर्म में एक चीज और समझ लीजिए, सबसे बड़ी चीज है कि जिसको छुपाया जा रहा है देश में। सारी बहस होती है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जिस चीज को जिस पे बहस नहीं हो रही वो धर्म है ब्राह्मण। ब्राह्मण धर्म है, लेकिन ब्राह्मण धर्म की कहीं नहीं बात आ रही। वो इसलिए नहीं आ रही कि जहां हम ब्राह्मण धर्म की बात करेंगे, हिंदू धर्म और सनातन धर्म की बात नहीं करेंगे, और जहां हम ब्राह्मण धर्म की बात करेंगे वहीं हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे। क्योंकि ब्राह्मण धर्म की जब बात मानने की बात आएगी तो मुश्किल से 5-7% लोग ही मानेंगे। और वो जो जिनको ये लोग अपना गोलबंदी हिंदू कह के या सनातन करके कह रहे हैं, तो उसमें वो लोग सब ब्राह्मण के नाम से तो ये लोग बहुत चालाकी से ये ब्राह्मण धर्म का नाम नहीं लेते। अगर आप कहीं अगर इंटरव्यू में लेने जाए या कहीं जाए, अगर ब्राह्मण धर्म का बात कर देंगे तो फौरन ये लोग उस पर वो कर देंगे, क्योंकि वो जानबूझ रहे हैं सब चीज को कि ब्राह्मण धर्म को हमें छुपाना है, उसका नाम पब्लिक में नहीं लाने देना है। तो एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि जाति जनगणना की जो बात आ रही है, वो तो जाहिर है कि भाई हर चीज की जब गणना है लोकतंत्र में, भाई जनता की गणना है, तभी मोदी जी एक 140 करोड़ बोलते हैं। फिर तमाम जानवरों की गणना है, हर चीज की गणना है। तो जब आरक्षण पे कई जगह रीड भी हुई, फाइल भी हुआ, उसमें हुआ कि साहब इनको जो आरक्षण है कैसे आप देंगे, कैसे देंगे, तो इनकी जनगणना होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में जब मामला जाता है तो वहां जनसंख्या की बात पे आती है, और जब जनगणना की बात आती है तो उस पे जो है सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करता। अगर वो जो रीट उसके पास जाती है तो उसको कहे कि साहब ये जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना, और सबकी होनी चाहिए ना। जो भी जो जाति है, धर्म अगर लिखता है, जाति अगर लिखता है, तो उसकी जनगणना हो, और फिर वो जनगणना जो होगी उस हिसाब से फिर आरक्षण देने में 52% है, 55% है, 60% है, तो उनको उस हिसाब से उनको आरक्षण मिलने में आसानी होगी। बिल्कुल। और दूसरी बात ये जो कह रहे हैं, अभी बात भी आई कि जो भाई कोई बोल रहा है कि साहब वो वो रामचरितमानस में लिखा गया, क्या परिपेक्ष था, क्या था नहीं था, क्या जो भी उसको कहना था वो इसका मतलब शिक्षा है। और भागवत जी कह रहे हैं कि साहब पंडित का मतलब ज्ञान है। तो दोनों का मतलब ज्ञान बता रहे हैं कि साहब वो ताड़न माने भी ज्ञान है और पंडित माने भी ज्ञान है, कि पंडित जी जो बताएं वही सही है। मेन चीज है कि वो अगर ताड़न को ज्ञान कह दे तो ज्ञान हो गया, और वो पंडित को कहेंगे पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं है, वो ज्ञान है। तो वो ये कह रहे हैं कि हम जो कहते आ रहे हैं वही लोग मानते आ रहे हैं, वही चीज मानते रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वो जो दौर आ गया है, अब वो जो समाज जो चीजें परिवर्तन आ रहे हैं, जो चीजें आ रही हैं, वो उसमें आप समझिए कि अब ये होने से रहा। अब वो सब आदमी जागरूक हो गया है, सारी चीजें हो गई हैं। अब वो ये सोचेंगे साहब हम जो कहते चले आ रहे हैं, आप अभी ये बात आई कि स्वर्ण में जो है कह रहे साहब ब्राह्मण है, या आप कह देते साहब बैकग्राउंड में यादव वो कर रहा है। तो आप ये बताइए, जैसे हालात हैं आज तक, आजादी के बाद आजादी में जो लोग भी आ गए, जिनको कहीं कहीं काले अंग्रेज कहा जाता है, आज तक आजादी के बाद आज तक किसी भी क्षत्रिय राजपूत को भारत रत्न नहीं दिया गया, और न कहीं इसकी आवाज उठाई गई। जो लोग अपने को क्षत्रिय राजपूत कहते हैं, वो वही पढ़ाई हुई बात जो ब्राह्मणों की है, उसी पैटर्न पे कि तुमको बता दिया कि तुम 6% हो, वो 6% पे संतुष्ट है। और उनको कहीं पे भी आज तक जिस जाति जिस वर्ग ने भगवान दिए, चाहे वो भगवान राम की बात हो, कृष्ण की बात हो, गौतम बुद्ध की बात हो, महावीर की बात हो, या गुरु नानक देव की, जितने भी धर्म से जुड़े जो लोग हैं, ये सब क्षत्रिय राजपूत थे। फिर महाराणा प्रताप है, आपके जो है वो पृथ्वीराज चौहान है, ये तो सब हैं। जिन जाति वर्ग ने ये दिया, और आजादी के बाद इनको एक भी जो है क्षत्रिय राजपूत भारत रत्न लायक नहीं मिला। वीपी सिंह ने इतना बड़ा काम किया, उन्होंने आरक्षण मंडल कमीशन का उनको दे सकते थे। और आप जो है चंद्रशेखर सिंह जी जो है, चंद्रशेखर जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भी समाजवाद पे काम किया, और अपनी जमीन से वो निकल के आए और प्रधानमंत्री तक बने। जबकि जो राष्ट्रीय पार्टियां जो रही हैं, उन्होंने किसी क्षत्रिय राजपूत को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। चंद्रशेखर सिंह जी भी अपने बने और वीपी सिंह जी भी अपने उसमें बने।
और जो लोग राज, जो जिनका काम ही राज करना है, या राज के लिए आपने कहा कि साहब छत्री का काम राज करना है या रक्षा करना है, या और जो लोगों ने आंदोलन जब किए, जो गौतम बुद्ध और महावीर के आंदोलन को क्षत्रिय आंदोलन कहा गया, कि जब ये ब्राह्मणवाद बढ़ने लगा, इनका पाखंडवाद बढ़ने लगा, तो उसके बाद जो है यहाँ की सनातन संस्कृति ने विद्रोह कर दिया, और उसके प्रतिनिधि थे वो गौतम बुद्ध महावीर। तो हम ये समझते हैं कि इस मामले में दूसरी चीज ये है कि जितने बैकवर्ड में या दलित में है, या बहुत से जो बनिया जो जिसको आप कहते हैं वैश्य हैं, इसमें अग्रवाल और जो ये अग्रहरी आते हैं, ये भी इसी में आते हैं। तो यहाँ देश में एक्चुअल में जो क्षत्रिय राजपूत है उनकी आबादी 60%, इन्होंने बड़ी चालाकी से 6% करके और सब उन पर काबिज हो गए, समझ रहे हैं। और आज की डेट में भी आप जो यहाँ आप देख लीजिए कि यूपी में जो मामला चल रहा है, यूपी में किसी भी तरीके से योगी जी अपना बन गए हैं, ये इनको ये अपनी ताकत से बन गए हैं। इनको कोई जैसे वीपी सिंह बन गए, वैसे ये आपके योगी जी भी बन गए, लेकिन उनको चलने नहीं दे रहे। अभी ये मालूम हुआ कि अभी किसी तरह से इनको रोकने के उसमें थे कि इनको मुख्यमंत्री न बनने दिए जाए, और उसमें भागवत जी भी आए गोरखपुर, और ये जब नहीं माने तो उनको कहा कि ठीक है आप मुख्यमंत्री तो बनोगे, लेकिन फिर आप ठाकुर, किसी भी ठाकुर या किसी भी क्षत्रिय राजपूत को आप कैबिनेट मंत्री नहीं बनाओगे। इसलिए आप देखें कि इनकी कैबिनेट में एक भी क्षत्रिय राजपूत नहीं, राज मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार है, जो भी है, और इनको डीजीपी तक नहीं बनाने दिया जा रहा। अभी डीजीपी जो है का फाइल वहाँ पड़ी हुई है, परमानेंट डीजीपी। बताइए इतना बड़ा स्टेट है, इतने एमयू साइन हो रहे हैं, इतनी सारी चीजें हो रही, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, और यहाँ कानून व्यवस्था का मामला है, आज तक डीजीपी परमानेंट ये नियुक्त नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं नियुक्त कर रहे हैं? आप जो डबल इंजन की सरकार, जो एक इंजन दूसरे इंजन के खिलाफ क्यों काम कर रहा है? तो इस चीज पे भी करने की जरूरत है। दूसरी बात हम ये और बता दें, जिस पे हम बात कर रहे थे, कि हम यहाँ के जो ओबीसी है, हम भी उसी समाज से आते हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, बहुजन में हम सबको जोड़ते हैं। अब बहुजन में हम बहुजन समाज में दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी के साथ हम क्षत्रिय राजपूत को भी जोड़ते हैं, और ये मानते हैं कि यहाँ पर जो आबादी इनकी 60% है। और दूसरी बात ये है कि ओबीसी जो है, जो कुछ आंदोलन नहीं करता, कुछ अपना हक नहीं लेता, अपना हक नहीं छीनता, तो उसको हम महामूर्ख बोलते हैं। और क्षत्रिय राजपूतों को उनसे भी मूर्ख कहते हैं कि वो तो उनको बता दिया कि साहब मंदिर तो आप ही का बन रहे हो, कि मंदिर जहाँ वो राम जी का बन रहा है, सब उसी में खुश है, और ना वहाँ उनको न्यास में रखा जा रहा है, ना यहाँ रखा जा रहा है, ना वहाँ रखा जा रहा है। इसलिए बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है, और इसमें बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ गई है, और देखिए इसका क्या नतीजा होता है आगे। तो अच्छा रहा, हमारे इंजीनियर साहब मोहम्मद वलीउल्लाह साहब ने जो है बहुत अच्छी बात बताई। तो एक बात, जो जाति गणना किया, तो जाति गणना में तमाम जातियों की संख्या हम लोग जानते हैं, छोटे छोटे लोग। हेमा मालिनी की कितनी बिरादरी की संख्या है, बच्चा भी बता देगा कि एक भी मालिनी नहीं है मथुरा में। अमेठी में कितना ईरानी है, एक साधारण बच्चा भी बता देगा राजनीति का ज्ञान में, एक वोटर ईरानी का नहीं है। उन्नाव जनपद में अन्नू टंडन का कितना वोट है, 50 वोट भी उन्नाव जनपद में नहीं है, ये बच्चा भी बता देगा। लेकिन उसके बावजूद भी जाति गणना में जोड़ दिया जा रहा है, एक विषय। दूसरा बात, जो अभी आपने कहा कि जो मुगल काल से जुड़े हुए थे, तो ये भी एक खतरा जो है, कायस्थ समाज की बैठक हो रही थी, तो उस पर मैं गया हुआ था कल। तो उन लोगों ने कहा कि ये लखनऊ का नाम बदलने के लिए इसीलिए प्रयास हो रहा है कि लखनऊ में, लखनऊ है लाला का, नहीं किसी के आला का। उन लोगों ने कहा कि लखनऊ को बनाने में, सजाने में, संवारने में लालाओं का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने कहा कि ये राजा टिकैत राय का तालाब है, बख्शी का तालाब है, ये सब कायस्थ लाला थे। और झाऊलाल श्रीवास्तव का पुल है अमीनाबाद में, जो ऐतिहासिक काल का लखनऊ का सबसे पहला पुल जो है बना अमीनाबाद में, वो रहा। और इसी प्रकार से विधानसभा और राजभवन ये बना हुआ है, ये लखनऊ के कायस्थों के बाग में, खेत में, इस प्रकार से बना हुआ। मैंने कुल मिला के लालाओं का काफी योगदान रहा। तो लखनऊ का नाम बदलने से कायस्थ समाज भी आक्रोशित है कि ये लालाओं का जो एक अस्तित्व है, एक अस्मिता है, वो भी जो है खतरे में पड़ रही है। तो इस प्रकार से हम लोगों की अच्छी आज की वार्ता रही, चर्चा पर चर्चा बहुत अच्छा रहा, जिसमें माननीय पीसी कुरीर साहब ने भी अपना भागीदारी पर पूरा विचार रखा, और वलीउल्लाह साहब ने विस्तृत रूप से जानकारी दिया। और ये जो एक ठाकुर क्षत्रिय समाज का मुद्दा उठाया कि आज तक एक भी भारत रत्न नहीं मिला हुआ है, और ये योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में कोई कैबिनेट मंत्री ठाकुर नहीं है। सिद्धार्थनाथ सिंह पहले चिकित्सा मंत्री बने, फिर उसके बाद खादी उद्योग मंत्री बने, और बाद में ये सिंह के ही चक्कर में वो हटा दिए गए, और टिकट कटने की का संभावना थी, लेकिन किसी तरीके से टिकट मिल गया कि ये हार जाएगा, लेकिन वो तो जीत के आ गए।
दोबारा मंत्री नहीं बन पाए। तो इस प्रकार से, और ये शासनकाल जो है इसमें कहते हैं कि मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक है, पूरा पावर ब्रजेश पाठक के पास है। जैसे महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री जो शिंदे है, तो शिंदे को पावर नहीं है, पावर है वहां पर जो महाराष्ट्र के पहले भाजपा के मुख्यमंत्री रहे, अब उप मुख्यमंत्री उनके पास पावर। बिहार में यही स्थिति है कि कहने के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, लेकिन सारा पावर है वहां की राष्ट्रीय जनता दल की जो सरकार है तेजस्वी, जबकि तेजस्वी उप मुख्यमंत्री है, उनके पास पावर है। सारे महत्वपूर्ण विभाग जो है वो तेजस्वी के लोगों के पास है। वही उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में नाम मात्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, और बिल्कुल जो कार्य के मुख्यमंत्री हैं, डीलिंग के मुख्यमंत्री हैं, तो वो जो है ब्रजेश पाठक हैं, और भविष्य के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं। तो इसी के साथ हम अपनी बात को, अपनी चर्चा को रोकते हैं, और हम आप सभी दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि आप सब जनता खबर को देखिए, खूब इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में आप जनता खबर को आप किस प्रकार से चाहते हैं और क्या चाहते हैं वो सब आप जनता खबर को कमेंट में आप लोग जो है उसको उस पे आप लिखिए, बोलिए, फिर उस प्रकार से आगे बढ़े। ठीक, धन्यवाद।